नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका तपस्वी आईएएस एकेडमी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स वीडियो कोर्स के अंदर जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाया गया है। मैं हूं करदम रावल, ये है मेरा छोटा सा डिस्क्रिप्शन। तो ये वीडियो आपकी तरफ प्रस्तुत किया जा रहा है यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स के एसोसिएशन में, जो यूट्यूब चैनल भी है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है हमारा 13th लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्रीज एंड डिटेल्स अबाउट प्राइमरी इंडस्ट्रीज। तो इसका पहले का जो वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा कि प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर क्या है, कौन कौन से सेक्टर उनके अंदर काम करने वाले लोगों को किन कॉलर से जाना जाता है। जैसे प्राइमरी के अंदर रेड कॉलर, सेकेंडरी के अंदर ब्लू कॉलर, टर्शियरी के अंदर व्हाइट कॉलर और फिर अपर इसका जो पोर्शन था इसको बोलते थे कि गोल्डन कॉलर जॉब। तो इसके अंदर हम देखेंगे कंट्री फैक्टर, रीजनल फैक्टर और लोकल फैक्टर। तो देखते हैं दोस्तों किसके अंदर क्या चीजें आती है। तो पहले देखते हैं कि कंट्री फैक्टर में कि कौन सी गवर्नमेंट रूल कर रही है, किस तरह का उसका लिहाज है और पॉलिटिकल रिस्क कितना है। जैसे पॉलिटिकल रिस्क आपको समझना है कैसे, तो आप इमेजिन कर लीजिए पाकिस्तान के अंदर आपको पहले देखना होगा कि पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा होता है। फिर देखना है कल्चर और इकोनॉमी। कल्चर के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर जो हम हेयर के लिए शैम्पू यूज करते हैं, तो वहां पर अगर आप ब्लैक कलर का शैम्पू लेके आओगे तो वो लोग बाय नहीं करेंगे। कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां पे अगर आप व्हाइट कलर का शैम्पू लेके आओगे तो वो यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बिलीव्स होती है कल्चर के रिगार्डिंग। तो यही चीज है कि कल्चर जो है वो वाइटल रोल प्ले करता है किसी फैक्टर्स के लिए, जैसे कि कंट्री सिलेक्ट करते वक्त कि आपको बिजनेस कहाँ सेटअप करना है। फिर मार्केट लोकेशन कि जहां पे लेबर की अवेलेबिलिटी कितनी रहेगी और किस तरह के साइकोलॉजी वाले लोग आपको मिलेंगे आपके अंदर काम करने वाले, आपकी फैक्ट्री के अंदर या फिर आपकी इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले। फिर प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी और उस प्रोडक्टिविटी के सामने कॉस्ट कैसी रहेगी। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज, यानी कि आप माल को भेज कैसे पाओगे, गुड्स बनाए हैं, सर्विस बनाए, उसको भेजेंगे कैसे, किस तरह की टेक्नोलॉजी आपके लिए अवेलेबल है कम्युनिकेशन के लिए। और एनर्जी, एनर्जी का मतलब है कि आपको फ्यूल वगैरह किस चार्जेस के ऊपर मिलेंगे। और यहाँ पे कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का मतलब है कि समझ लीजिए कि आप इंडिया से निचले कंट्री के अंदर जा रहे हैं काम करने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, तो वहां पे आपको इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी होगी वो हमसे कम मिलेगी। तो यहां पर भी आप पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं। यहां पे कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर इंडिया से ज़्यादा महंगी है। फिर है एक्सचेंज रेट और करेंसी रिस्क। एक्सचेंज रेट किस तरह से हमको पड़ेगा जो भी कंट्री के अंदर हम इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, और है करेंसी रिस्क की इसकी करेंसी की वैल्यूएशन कितनी है। जिम्बाब्वे वगैरह फिर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर अगर आप सेटअप करेंगे तो कुछ करेंसी का कह नहीं पाओगे। तो यहाँ पे रीजनल फैक्टर्स की बात करते हैं कि अट्रैक्टिवनेस ऑफ रीजन, यानी कि कल्चर, टैक्सेस और क्लाइमेट को खास ध्यान में रखना है। कल्चर, क्या हमारा बिजनेस वहां पे सेटअप करना वायबल है कि नहीं है, कल्चर देखना है। फिर कल्चर का मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको कोई ऐसी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है जहां पे फीमेल्स जो है वो ज्यादा काम करती है, तो आप सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो लेडीज है वो इस तरह की एक्टिविटीज में काम नहीं करती, बल्कि इंडिया में करती है, श्रीलंका में करती है, नेपाल में करती है, म्यांमार में करती है। टैक्स रिजाइम कैसा रहेगा और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, सर्दी गर्मी वाले मैंने आपको एग्जांपल्स पहले वाले लेक्चर्स में दिए थे। लेबर, उनकी अवेलेबिलिटी और उनकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज, जो यूटिलिटीज हमें चाहिए होगी, यानी कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो हमें चाहिए होगी, तो उसके चार्जेस क्या रहेंगे और उसकी अवेलेबिलिटी कैसी रहेगी। अगर किसी देश के अंदर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए वो मिल ही नहीं रही, तो किस तरह से आप वहां पे कैरी आउट करेंगे अपनी एक्टिविटी। एनवायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ स्टेट एंड टाउन, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए जिस रीजन के अंदर आप ये सेटअप कर रहे हो, तो उस राज्य का या फिर उस छोटे से टाउन या सिटी शहर का किस तरह से ढांचा है एनवायरनमेंट के लिहाज से, तो उसको पहले देखेंगे। उसके बाद आएगी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, तो गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट्स देंगे अगर आप वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो। और है प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल और कंज्यूमर, कितना इजीली रॉ मटेरियल मिल जाएगा, कितना इजीली कस्टमर मिल जाएगा। बाद में आएंगे लोकल फैक्टर्स, यानी कि सब कुछ डिसाइड हो गया, कंट्री डिसाइड हो गया, उसके अंदर रीजन डिसाइड हो गया। फिर देखेंगे लोकल फैक्टर्स, ये है पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2 दूसरा पॉइंट, और ये है पॉइंट नंबर 3। तो
साइट देखेंगे, साइज देखेंगे और कॉस्ट देखेंगे। कितनी साइट कितनी बड़ी होनी चाहिए, इसकी साइज क्या होगी और इसके कॉस्ट। एयर, रेल, हाईवे एंड वाटरवे सिस्टम यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना नजदीक से अवेलेबल है। जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस यानी कि जो रीजन है उसके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, इसकी पाबंदियां देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। नियरनेस ऑफ सर्विसेज सप्लाई नीडेड यानी कि जो प्रोड्यूस होगा वो कितनी इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएगा, और हमारी जो प्रोड्यूस की हुई चीज है उससे उसकी मार्केट कितनी दूरी पर है। बाद में आएगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इश्यूज, तो एनवायरमेंट की क्या क्या इसके साथ समस्याएं जुड़ी रहेगी, इसके ऊपर भी सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे तीन तरह के फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर इकोनॉमिक सेक्टर है। तो पहले बात होती है प्राइमरी सेक्टर की, जिसके अंदर कहते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम वहीं से प्राप्त करते हैं। तो एनवायरनमेंट जो है वो सब्जेक्ट टू एनवायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट है, चाहे वो सॉइल फर्टिलिटी की बात हो, प्रेसिपिटेशन की बात हो या टेम्परेचर की बात हो। वेयर एज माइंस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे इकोनॉमिकली रिकवरेबल मिनरल डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं। तो प्राइमरी फैक्टर्स के अंदर हम नेचर और एनवायरनमेंट देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बेसिक लोकेशन जो है उससे पता चलेगा कि हमें कितना नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, कितना ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो वहां पे नहीं मिल रही, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन से उस डिमांड को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे जो रॉ मटेरियल होंगे वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि समझिए कि टिम्बर इंडस्ट्री है, टिम्बर फॉरेस्ट्री है, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या काम अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है लेकिन टिम्बर इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो गई, नहीं होगा। तो ये प्राइमरी से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एनवायरनमेंट देखना है, नेचर देखना है, ट्रांसपोर्टेशन और अवेलेबिलिटी देखनी है। सेकेंडरी पॉइंट के अंदर, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आपको देखना है कि लेबर, एनर्जी कॉस्ट, लैंड मार्केट और प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर्स, यानी कि लेबर आपको कहां से और कितनी जल्दी मिलेंगे, एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी प्राप्त करने की कॉस्ट क्या रहेगी, लैंड कितना आपको मिलेगा, मार्केट कैसी मिलेगी, प्रॉक्सिमिटी टू सप्लाईज यानी कि सप्लायर्स को आप प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स कैसे भेजोगे, और जहां पे लास्ट में जाता है टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो जो आपने प्रोड्यूस कर लिया है उसको आप मार्केट तक कैसे पहुंचाओगे, जो अभी आपकी गुड्स और सर्विसेज है उसकी लोकेशन जो है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी कि मार्केट से लोकेशन कितनी नजदीक दूरी पर है। दूसरा बात कि यहाँ पर जो आपका पॉइंट है वो है आप प्रोड्यूस करते हो रिटेल के लिए, तो रिटेल ओरिएंटेड होगा, तो कंज्यूमर कितना जल्दी आपको मिल सकता है, आपका जो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है उससे आपका पॉइंट ऑफ सेल्स कितना है, इसके बीच की जो दूरी है ये टर्शियर इकोनॉमी सेक्टर डिफाइन करेगी कि कितना जल्दी आप उन तक एक्सेस कर पाओगे। यही होता है मेन फोकस, क्योंकि सेल्स और रेवेन्यू जो होते हैं वो यहीं से जनरेट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट रेवेन्यू फैक्टर है यहाँ पे कि जो प्राइमरी में किया फिर सेकेंडरी के अंदर उसको मिलाया, प्राइमरी के पॉइंट्स के अंदर सेकेंडरी पॉइंट मिलाया, फिर टर्शियरी पॉइंट्स मिलाया, तो ये अल्टीमेट गोल तो प्रॉफिट अर्न करने का है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सेल्स और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये काफी मायने रखता है कि आप कंज्यूमर तक कितना जल्दी पहुंच सकते हो और कितनी सहूलियतों के साथ पहुंच सकते हो। तो प्राइमरी जो एक्टिविटी है एग्रीकल्चर की, उसके यहाँ पे दो तरह के होते हैं, फिजिकल और सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो एग्रीकल्चर जो सिस्टम है यहाँ पे सिर्फ फार्मिंग नहीं होती, सिर्फ क्रॉप्स नहीं उगाए जाते, इवन लाइफ स्टॉक्स भी होते हैं, जो मिल्क इंडस्ट्री है, जो माइनिंग इंडस्ट्री है, वो ये सारी चीजें भी प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आती है। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है ये स्टार्ट होता है कि जो अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स थे उस सेक्टर्स के अंदर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की बात कर ली, लेकिन इस सेक्टर के अंदर प्राइमरी की सबसे डिटेल से यहाँ पर डिस्कशन होने वाली है। तो प्राइमरी के अंदर दो बातें बोली जाती है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ये जो फार्मिंग एरिया है, जो one in which the farming area consumes all or nearly so of the product locally grown, it can be grouped in two categories, यानी कि primitive subsistence agriculture and intensive subsistence agriculture। तो primitive subsistence agriculture क्या है, जो मैं आपको बता दूं कि आपने सुना होगा हिस्ट्री वगैरह के अंदर कि भाई पहले का जो टाइम पीरियड था, स्टोन एज एंड मॉडर्न स्टोन एज, और उस समय के टाइम पीरियड में कैसा था कि लोग जो थे वो एक जगह पे खेती करते थे, उसके बाद थोड़ा टाइम वहां पे खेती करने के बाद आगे
चले जाते थे, दूसरी जगह पे खेती करते थे, फिर तीसरी बार तीसरी जगह पे जाते थे और घूम फिर पे कहीं वापस वहीं जगह पर भी आते हैं। तो इस तरह की जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, ये जो है लोकल ट्राइब्स होती है, कई जगहों पे अलग अलग नेशन के अंदर अलग अलग जो ट्राइब्स है वो इस तरह की एक्टिविटीज करती है। तो ये जो ट्रॉपिक्स होते हैं वहां पर स्पेशली अफ्रीका के अंदर, साउथ सेंट्रल अमेरिका के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इस तरह की चीजें पाई जाती है। और जो मैंने आपको बोला कि एक जगह पर एग्रीकल्चर किया फिर बाद में चले गए, तो 3 से 5 साल के बाद वो सॉइल जो है वो फर्टिलिटी अपनी लूज कर देती है। तो जो फार्मिंग करते हैं जो ट्राइब के लोग, वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि जो जमीन होती है इन लोगों को क्या होता है, यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करने के बाद जब ऐसे क्रॉप्स बन जाते हैं, पक जाते हैं, तो उसको काट लेते हैं और उसके बाद उसी सॉइल के ऊपर ये लोग उस क्रॉप को जला देते हैं या फिर गाड़ देते हैं। तो जो क्वालिटी होती है सॉइल की, ये रियलिटी के अंदर बिगड़ने लगती है और जो फर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, कल्टीवेशन के चांसेस, वो दूसरी तरफ से यहाँ से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नहीं लाते। तो इसको बोलेंगे द साइकिल ऑफ जूम, इसको यहाँ पे लिखा है द साइकिल ऑफ जूम। तो यहाँ पे become less and less due to loss of fertility in different parcel. It is prevalent in tropical region in different names. Example, zooming in north ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको जूमिंग पता होगा। मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको एंड लद्दाख इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो यहाँ पे इंटेंसिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर की अगर आप बात करना चाहोगे तो यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड जो रीजन होते हैं मॉनसून एरियाज, मॉनसून एशिया के अंदर, तो वहां पर इस तरह की इंटेंसिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चरिंग होती रहती है। तो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैटेगराइज्ड बाय द डोमिनेंस ऑफ द राइस क्रॉप। लैंड होल्डिंग आर वेरी स्मॉल ड्यू टू द वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। लोगों के पास जमीनें कम है, जैसा आपको यूपी बिहार के अंदर देखने को मिलता है कि टुकड़े हैं जमीनों के और ज्यादातर यहाँ पे राइस क्रॉप्स ही उगाए जाते हैं। फार्मर्स जो होते हैं उनके फैमिली मेंबर्स यहाँ पर काम करते हैं और मशीनरी यहाँ पे बहुत ही कम यूज होती है और मैन्युअल लेबर सबसे ज्यादा होते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो फार्म यार्ड है जो इसको मेंटेन किया जाता है। इसकी फर्टिलिटी को, काफी छोटा सा फार्म है, इसकी फर्टिलिटी को अगर नहीं संभाल के रखा गया तो बाद में क्या करेंगे, क्या खाएंगे, ये एक मुद्दा हो जाएगा। और इस एक्टिविटी के अंदर जो है प्रोडक्टिविटी हाई होती है, यानी कि जो यील्ड उगती है, क्रॉप उगते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो पर पर्सन कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर आप देखें तो पर पर्सन कंट्रीब्यूशन के अंदर जो पैसा कमाया जाता है वो बहुत ही कम होता है। तो इंटेंसिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। तो पैडी जहां पे नहीं होता वहां पर क्या होता है कि यहाँ पे क्लाइमेट, सॉइल, इस तरह के ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सोचते हैं कि अभी पैडी नहीं ग्रो करना है, पैडी के अलावा कोई चीज ग्रो करनी है। तो वहां पर वीट, सोयाबीन, बैरली, शोरगम आपको पता होगा कि ये चाइना में भी उगता है और चाइना के अंदर इसको शराब बनाने के लिए मंगवाया जाता है यूएस से, यानी कि यूएस भी इसको बनाता है और उगता है। और यहाँ पे शोरगम के ऊपर 139% से भी ज्यादा ड्यूटी लगाई थी। तो शोरगम करंट अफेयर वाला पॉइंट था, तो याद रखिएगा। तो ये नॉर्दर्न चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ जापान के अंदर इन तरह की चीजों को उगाया जाता है। इंडिया के अंदर जो वीट है वो इंडो गंगेटिक प्लेन्स, यानी कि गंगा रिवर के जो खाली मैदान है वहां पर ज्यादा, और मिलेट आर ग्रोन इन द ड्राई पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। तो मिलेट है वो यहाँ पर उगती है और वीट है वो यहाँ पर, गेहूं वहां पर उगते हैं। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर सिमिलर टू दोज डोमिनेटेड बाय वेट पैडी एक्सेप्ट दैट इरिगेशन इज ऑफन यूज। जिस जगहों पे रेगुलरली इरिगेशन नहीं होती, नॉन इरिगेटेड लैंड्स रह जाते हैं, वहां पर इस तरह की खेतियां की जाती है। और यूरोपियंस जो थे वो colonized many part of the world and they produced some other form of agriculture such as plantation which were mainly profit oriented large scale production system। तो यहाँ पे जो यूरोपियंस थे उन्होंने इससे बाहर सोचा, जब वो राज किया करते थे कॉलोनीज के माध्यम से, तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रॉप्स, पैडी और नॉन पैडी क्रॉप्स ही उगाए जा सकते हैं, यहाँ पे कुछ अलग चीज भी लाई जा सकती है, और इसको बोला इन्होंने प्लांटेशन। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो देन है यूरोपियन कॉलोनीज की, हर जगह पे वहां पे पहुंचे यूरोपियन के कारण। टी, कॉफी, कोको, रबर, कॉटन, ऑयल, पाम, शुगर केन, बनानास और पाइनएप्पल्स जो है ये प्लांटेशन के अंदर आते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स है वो एक तरह से इसके फ्रूट्स माने जाते हैं। टी, कॉफी, कोको, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानास और पाइनएप्पल्स। तो याद रखिए नाम को, ब्रिटिश की ये देन मानी जाती है। और यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, यहाँ पे बड़ा सा लार्ज स्टेट चाहिए, प्लांटेशन के लिए लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी चाहिए कल्टीवेशन के लिए, सिंगल
क्रॉप स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन चाहिए कि जो भी आप उगाना चाहते हैं उसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। चीप लेबर मिलेंगे इसके अंदर। A good system of transportation which links the produce crops with the industries and market and to the export of the product। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें चाहिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए। जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने कोको और कॉफी का प्लांटेशन शुरू किया वेस्ट अफ्रीका के अंदर। ब्रिटिश लोगों ने टी गार्डन शुरू किए इंडिया और श्रीलंका के अंदर। रबर प्लांटेशन शुरू हुआ मलेशिया और सिंगापुर का मलेशिया के अंदर। एंड शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन शुरू हुआ वेस्ट इंडीज के अंदर। स्पेनिश लोगों ने और अमेरिकन लोगों ने इन्वेस्ट किया हैवीली कोकोनट और शुगर केन के प्लांटेशन के लिए फिलीपाइंस के अंदर। फिर डच लोग आए जिन्होंने मोनोपोली बनाई शुगर केन प्लांटेशन की इंडोनेशिया के अंदर, क्योंकि इंडोनेशिया की शुगर केन वर्ल्ड फेमस आज भी है। और जो कॉफी है उसका एक प्रकार है जिसका नाम है फजेंडास। तो ये लार्ज प्लांटेशन होते हैं जो ब्राजील के अंदर होती है और आज भी ब्राजील की कॉफी वर्ल्ड फेमस है, जो मैनेज की जाती थी यूरोपियंस के द्वारा। तो आज ऑनरशिप है जो मेजोरिटी प्लांटेशन की वो अलग अलग गवर्नमेंट के हाथों में आ गई, क्योंकि जो ब्रिटिश कॉलोनीज है उनका अंत आ गया और जहां जहां पे आजादियां मिली है वहां पे सरकारें और वहां के लोकल लोग इस एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं। लेकिन ब्रिटिश ने जिस जिसको जहां जहां पे पहुंचाया, अमेरिका ने पहुंचाया, चाहे फ्रेंच ने पहुंचाया, तो यहाँ पे उस चीजों का आज भी दबदबा है। तो आपको मैं बता दूं कि भाई वेस्ट इंडीज के अंदर पहले जो वेस्ट इंडीज ही है तो यहाँ पर आम का सीजन चल रहा है, समर सेल चल रहा है, तो यहाँ पे पहले कोई आम नहीं था। लेकिन ब्रिटिश ने जो यहाँ से वहां से आया ट्रांसपोर्टेशन करना शुरू किया और कनेक्टिविटी बढ़ी। उसके बाद वहां पर भी कॉलोनीज थी, यहाँ पर भी कॉलोनीज थी। और ब्रिटिश के अंदर जैसे इंडिया से ब्रिटेन में जाके लेबरिंग करने वाले लोग बहुत ज्यादा थे, उसी तरह से वेस्ट इंडीज और अफ्रीका और कैरेबियन कंट्रीज से बहुत ज्यादा लोग वहां पे गुलामी करने के लिए, सेवा चाकरी करने के लिए ब्रिटिशर्स की जाया करते थे, क्योंकि वहां पे लाइफस्टाइल और पैसा ज्यादा मिलता था तो लोग ये काम करने के लिए जाते थे। तो वहां से इंडिया से ब्रिटेन और ब्रिटेन से फिर वेस्ट इंडीज के अंदर आम की खेती शुरू हुई। वहां पर आज जो वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़े जो आम होते हैं वो वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं। कोई ऐसा गेम प्लान नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो उसका एनवायरनमेंट है वो आम की साइज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पर एक आम 3 से 5 किलो तक का भी अवेलेबल है। तो ये एनवायरमेंटल बेस है, लेकिन वहां तक पहुंचा है ड्यू टू ब्रिटिशर्स। तो ये इनकी बात थी। तो फिर एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, तो यहाँ पे कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन जो है ये इंटीरियर पार्ट के अंदर होता है, सेमी अराइड लैंड जो मिड अल्टीट्यूड्स के अंदर आता है। तो जो वीट है ये एक प्रिंसिपल क्रॉप है और क्रॉप लाइक कॉर्न, बैली, ऑट्स, राई आर ऑल्सो ग्रोन। तो यहाँ पे जो फार्म की साइज होनी चाहिए वो सबसे ज्यादा यानी कि बड़ी होनी चाहिए। जो एंटायर ऑपरेशन कैरी आउट होता है कल्टीवेशन से लेके प्लाविंग और हार्वेस्टिंग और मैकेनाइज्ड तरीके से होना चाहिए। और इस टाइप की एग्रीकल्चर जो है वो बेस्ट होती है डेवलप कंट्रीज के अंदर, यानी कि यूरेशियन स्टेपल्स, द कैनेडियंस, द अमेरिकन prairies and the pampas of Argentina, the Wales of South Africa and the Australian Downs and the Canterbury Plains of New Zealand। तो जहां जहां पे अच्छी अच्छी जगहें हैं यूरेशियन रीजन के अंदर, तो इसके अलावा अमेरिका के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट की यहाँ पे बात की गई है जहां जहां पे सबसे बड़ी बढ़िया प्लेसेस है, डेवलप कंट्रीज या फिर जो जगह है वो मोस्ट फ्रेंडली इक्विप्ड है सारी फैसिलिटीज से। तो यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज जो है वो कैरी आउट होती है। तो मिक्स्ड फार्मिंग की बात करते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये है कि एक के साथ एक से ज्यादा क्रॉप्स यहाँ पर अवेलेबल होना, ग्रो करना। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उसको बुद्धिमत्ता के साथ उपयोग में लेते हुए यहाँ पे जो ये एग्रीकल्चर की टाइप है ये हाईली डेवलप पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर देखी जाती है, कि जिसके अंदर एक ही फील्ड के अंदर एक से ज्यादा क्रॉप्स एक ही साथ समय के अंदर उगाए जाने की प्रोसेस होती है। तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप हो, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हो या फिर यूरेशिया के कोई ऐसे पार्ट हो जहां पे टेम्परेचर, लैटिट्यूड और सदर्न कॉन्टिनेंट के पार्ट्स हो जहां पर जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है ये वाइटल रोल प्ले करता है। दूसरी बात तकनीक है, तकनीक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो मिक्स्ड फार्म्स है ये नॉर्मल मॉडरेट साइज के होने चाहिए, इसके लिए कोई बड़े फार्म्स की जरूरत नहीं है। और जो क्रॉप्स इसके साथ कनेक्टेड है इसको वीट, बैली, ओट, राई, मेज, फॉडर और रूट क्रॉप्स के नाम से जाने जाते हैं। तो जो फूडर क्रॉप्स है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं मिक्स्ड फार्मिंग के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं जमीन के अंदर उगते हैं और जो बीच में रहते हैं, इस तरह के क्रॉप्स एक साथ
उगाए जाते हैं। फिर क्रॉप रोटेशन यहाँ पे होता है ताकि जो क्वालिटी है सोइल की, फर्टिलिटी की, वो मेंटेन हो। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एम्फोसिस दिया जाता है कि जो क्रॉप का कल्टीवेशन है और जो एनिमल जो हस्बेंड्री है ये भी साथों साथ होती रहे। एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, पिग्स एंड पोल्ट्री प्रोवाइड्स द मेन इनकम अलोंग विथ क्रॉप। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि दो तरह के क्रॉप्स एक तरह से एक साथ उगाए जाए, बल्कि एनिमल हस्बेंड्री भी इसके साथ कैरी आउट होगी। तो आपने कई इंग्लिश मूवीज के अंदर भी देखा होगा कि बड़ा सा फार्म है और उसके बीच में आपको घोड़े भी दिखेंगे, सुअर यानी कि पिग्स भी दिखेंगे, तो शिप्स भी दिखेंगे, अलग अलग प्रकार के कैटल्स, काउस भी दिखेंगी, बफेलोज भी दिखेंगी। तो ये है मिक्स्ड फार्मिंग का यहाँ पे एग्जांपल। तो मिक्स्ड फार्मिंग जो है यहाँ पे हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर इसके साथ कनेक्ट है। इसके लिए मशीनरी चाहिए, एक अच्छा सा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यहाँ पे एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और ग्रीन मैन्योर्स इसके साथ चाहिए, और स्किल और एक्सपर्टाइज फार्मर्स चाहिए। तो मिक्स्ड फार्मिंग थोड़ी सी टफर है। उसके बाद आते हैं कैटल्स की बात की तो देखते हैं कि डेयरी फार्मिंग क्या है। तो डेयरी फार्मिंग के अंदर यहाँ पे रियरिंग ऑफ मिल्क एनिमल इट इज हाईली कैपिटल इंसेंटिव। तो यहाँ पे जो भी प्राणी है, जो वर्ग है जो दूध देता है, चाहे वो बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, जो भी दूध देते हैं और जिससे जो एग वगैरह मिलते हैं जैसे कि हैन है, उसके अलावा यहाँ पे जिसको काट के भी इसके लिए शिप है, गॉट है, तो इसको भी इसके डेयरी फार्मिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग नियर टू सिमिलर एक साथ कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो है इनको फीड करना, इनको रखना, इसको संभाल के रखना, इसकी ब्रीडिंग करवाना, इसके हेल्थ केयर की बातें, इसकी वेटरनरी सर्विसेज के बारे में ख्याल करना, ये सारी चीजें इसके अंदर बहुत ज्यादा लेबर रखता है। इसको खाना खिलाने से लेके इसके दूध को प्राप्त करने तक की जो ये प्रोसेस है वो ये लंबी होती है और मेहनत काफी ज्यादा लगती है। इसके अंदर कोई ऑफ सीजन नहीं होती जैसे क्रॉप्स के अंदर होती है। और यहाँ पे ये जो पाए जाते हैं जैसे हमारे सिटी एरिया का आउटस्कर्ट एरिया होता है, तो अर्बन एरिया के नजदीक के अंदर ये पाए जाते हैं, आउटस्कर्ट्स ऑफ अर्बन एरिया में। और जहाँ पे उन लोगों को इंडस्ट्रियल सेंटर्स मिलेंगे जहाँ पे ये अपने फ्रेश मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं छाछ जो है, दही जो है, मक्खन जो है, घी जो है, पनीर जो है, तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। इवन मिल्क पाउडर अगर कोई प्रोड्यूस करता है तो ये भी इसके अंदर मिल्क के साथ आ जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, रेफ्रिजरेशन चाहिए, पेस्चुराइजेशन की प्रोसेस करने के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, प्रिजर्वेशन करने के लिए और इसकी प्रोसेस की जानकारी चाहिए, और इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि पेरिशेबिलिटी को इनहेंस करना है। कोई चीज अगर 2 दिन में बिगड़ जाती है तो यहाँ पे कुछ एनवायरमेंट ऐसा सेटअप हो कि ये 4 दिन तक टिके, तो यहाँ पे ये चाहिए। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है देयर आर मेन 3 रीजन ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। द लार्ज इज नॉर्थ वेस्ट यूरोप एंड द सेकंड इज कनाडा एंड द थर्ड बेल्ट इंक्लूड्स, यहाँ पे कुछ कंट्रीज है साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया। तस्मानिया भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है तस्मानिया, ये मैं भूलिएगा, ज्योग्राफी के अंदर कवर अप होगा। कोऑपरेटिव फार्मिंग तो क्या है, लैंड रिफॉर्म्स का जो लेक्चर आने वाला है, मे बी 15th लेक्चर है, तो उसके अंदर कोऑपरेटिव फार्मिंग मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। कोऑपरेटिव फार्मिंग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये सारी चीजें फार्मर्स को प्रोक्योर कराने के लिए हेल्प करती है, चाहे वो इनपुट्स हो फार्मिंग के लिए या फिर फार्मिंग कीने के बाद जो प्रोड्यूस हुआ है उसको बेचने के लिए हो। तो इसकी क्वालिटी से लेकर चीपर रेट तक सब चीजें इनको मिल जाए और जो प्रोड्यूस किया उसके अच्छे दाम मिले, सारी चीजें कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हेल्प की जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो फार्मर्स मिलजुल के खेती एक्टिविटी करते हैं, और यहाँ पे जिसके पास जो चीजें हो वो एक दूसरे की मदद के लिए देते हैं। और इसके अंदर छोटी बड़ी बाउंड्रीज नहीं होती, मेरा फार्म तुम्हारा फार्म ऐसा नहीं होता, सबका फार्म एक फार्म, और वहां पे अलग अलग पार्टिसिपेशन करके क्रॉप्स को उगाया जाता है या फिर एक ही क्रॉप को हर जगह पे उगा दिया जाता है। ऐसा पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इवन पंजाब के अंदर पर फार्मर जो लैंड है वो भी बहुत ज्यादा है। तो मोस्ट फेवरेबल टर्म्स यहाँ पे देखते हुए सारी चीजों को यूटिलाइज किया जाता है, और जो भी एक्सपर्ट्स लोग होते हैं ये एक्टिविटीज कोऑपरेटिव फार्मिंग की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करते हैं। तो कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है ओवर अ सेंचुरी अगो ये इंडिया के अंदर शुरू हो गया है, और इवन जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, डेनमार्क, नेदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली, यहाँ पर भी ये पाया जाता है। तो एक शतक से ज्यादा के समय से ये सब चल रहा है, ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है, बल्कि इंडिया के अंदर जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो इसने फिर से एक नया रंग अपने लिहाज से लिया था। तो उसके ऊपर
नेक्स्ट लैंड रिफॉर्म वाले लेक्चर्स आएंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फार्मर्स जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी डिसाइड करते हैं तो यहाँ पे ये लोग एक्टिविटीज में देखते हैं, पहले तो फिजिकल फैक्टर देखते हैं जिसके अंदर क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल और इरिगेशन, सॉइल फर्टिलिटी, रिलीफ और आस्पेक्ट, रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से, आस्पेक्ट मार्केट के नजरिए से। फिर आता है ह्यूमन फैक्टर, यानी कि साइज ऑफ लैंड देखेंगे, डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स, आने वाले समय के अंदर किस चीज की डिमांड रहेगी और किसकी क्या प्राइस रहेगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स लाइक सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, यानी कि कौन कौन सी चीजें हमें नजदीक के टाइम पीरियड में मिल सकती है। बाद में आएगा ट्रेडिशन, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी और एग्जांपल ऑफ फ्यू एग्रीकल्चरल क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस एंड डेयरी इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इन चीजों को एक स्पेसिफिकली करने के लिए ये ह्यूमन फैक्टर और फिजिकल फैक्टर को देखना बहुत ही जरूरी है। तो वीट की ही बात करते हैं, तो वीट का थोड़ा सा डिटेल से ओवरव्यू ले लेते हैं। ये सारी चीजें आपने एनसीईआरटी के अंदर 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए ली है कि अगर आपको कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर लिखने में इस तरह के पॉइंट्स इंक्लूड करें, ताकि यूपीएससी को पता चले कि आप जो है वो बचपन का भी आपको याद है। तो मॉडरेट रेनफॉल चाहिए 30 से 45 सेंटीमीटर तक, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जब बोए जाते हैं तब, और जब सूखने का टाइम आता है तब 19 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। सनलाइट चाहिए 100 दिन का, यानी कि 3.25 महीने तक का टाइम चाहिए प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए, ग्रो हो जाने के लिए। और वाइड वेराइटी ऑफ सोइल रेंजिंग फॉर हैवी क्ले एंड अलुवियल सॉइल, तो यहाँ पे जो सॉइल की क्वालिटी है क्ले, यानी कि जो मिट्टी की चिकनापन है इसका, वो एक अच्छी तरह की होनी चाहिए। यहाँ पे ज्यादातर रेत और कंकर और पत्थर वाले दाने होंगे, वहां पर जो वीट है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएंगे, यानी कि चिकनी जमीन चाहिए इसको। एलुवियल सॉइल चाहिए कि पानी एकदम से पी लेगा, तो उसके अंदर उस पानी को होल्ड अप करने का जमीन के नीचे ज्यादा टाइम पीरियड होना चाहिए। यहाँ ऊपर तक अगर पानी नहीं रहता है जैसे वीट के अंदर रहना चाहिए, बल्कि जमीन में पानी रहना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए कि पानी इवापोरेट नहीं हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद है लेवल एंड जेंटली रोलिंग, टोपोग्राफी प्रोवाइड्स एडिक्वेट ड्रेनेज एंड फैसिलिटी, यूज ऑफ मॉडर्न एंड फार्म टेक्निक्स। तो मॉडर्न फार्म टेक्निक्स चाहिए, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स चाहिए जिससे कि जो इसकी फार्मिंग हो इजीली और फास्ट और कन्वीनियंट तरीके से हो सके। चाइना और इंडिया की यहाँ पर मैं एक कंपैरिजन लेके आया हूँ। इंडिया जो है वो अपने बेस्ट लैंड्स के अंदर जो है कैश क्रॉप्स उगाता है, कॉटन, शुगर केन और जूट जैसे, और चाइना जो है वो अपना ज़्यादातर हिस्सा अपने लैंड का इरिगेशन के लिए यूज़ करता है, जैसा इंडिया में बिल्कुल नहीं है। तो इंडिया के अंदर जो राइस है वो सबसे अच्छी चीज़ है, और 1/4 जो है वो राइस इंडिया की जो भी लैंड है उसके अंदर 25% लैंड जो है वो राइस के प्रोडक्शन के अंदर जुड़ी है। वर्ल्ड का 22% जो राइस है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है। इवन जो चाइना है वो फर्स्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी हमने आज ही एक एग्रीमेंट किया है। ये वीडियो मैं आपके लिए आज 12 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही इस वीडियो की पब्लिशिंग डेट है। तो इस वीडियो के पहले, यानी कि 2 दिन पहले, इंडिया ने जो चाइना के साथ समिट की है, उस समिट के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 एग्रीमेंट साइन किया है। उसमें से एक एग्रीमेंट के अंदर इंडिया जो है नॉन बासमती राइस चाइना को एक्सपोर्ट करेगा। और फिर बाकी जो पॉइंट है यहाँ पर जो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन से स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होती है और कहाँ पर अच्छी क्वालिटी के राइस, कहाँ पर तीनों सीजन के अंदर राइस जो है वो उगाए जाते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर क्रॉप से राइस के अंदर अस, अमन और बोरो कैटेगरी होती है। फिर आपको पता है रवि क्रॉप और खरीफ क्रॉप, और तो खरीफ क्रॉप के अंदर भी साउथ वेस्ट के अंदर मॉनसून सीजन में इसको उगाया जाता है। और बाद में यहाँ पे कुछ जो स्टेट है वहां पे जो अच्छी और नॉर्मल क्वालिटी के राइस है उसकी बात है। पंजाब और हरियाणा पहले प्रोड्यूस नहीं करते थे, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इन्होंने शुरू कर दिया। और बाद में 3 ऐसे स्टेट है जहाँ के राइस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। बाकी के पॉइंट्स में ज्यादा कुछ डिटेल याद रखने वाली है नहीं, लेकिन आप पढ़ सकते हो पीडीएफ के अंदर। फिर माइनिंग इंडस्ट्री, तो ह्यूमन जो है वो जब से हमको पता चला है कि पृथ्वी के ऊपर है तो हमने बहुत सारी चीजें देखी कि कॉपर एज थी, ब्रॉन्ज एज थी, आयरन एज थी। तो यहाँ पे मिनरल्स के मिलने से बहुत सारी यहाँ पे हमारी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस आए हैं। टूल्स बनाए, यूटेंसिल्स बनाए, वेपन्स भी बनाए। तो हमारे डेवलपमेंट के अंदर मिनरल्स जो है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो मिनरल्स जो होते हैं वो 2 तरह से जमीन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। एक होते हैं जमीन के ऊपर, जिसको बोलेंगे ओपन कास्ट माइनिंग। यहाँ पर जो ये इजीएस्ट और चीपेस्ट तरीका है मिनरल्स को लेने का, इसको ओवरहेड जो इसका कॉस्ट है वो काफी कम है। और इसका अलावा का जो होता है वो जमीन के अंदर का होता है, जिसको निकालने के लिए हमें चाहिए माइनिंग मेथड्स, यानी कि जमीन के अंदर खड्डा करके हमको मिलता है। तो यहाँ पे 2 चीजें होती है। एक शाफ्ट मेथड होता है जिससे कि ऐसे पहले इस तरह से, गलत हो गया, इस तरह से पहले ड्रिलिंग की जाएगी, उसके बाद यहाँ पर ड्रिलिंग की जाएगी,
तो यहाँ से भी पहले निकाल लिया, फिर ये रास्ता बना, इसके अंदर घुस के आदमी लोग जो है, वर्कर्स लोग है, ये सामान निकाल के यहाँ से ऐसे सप्लाई करते हैं और यहाँ पे पहुंचाते हैं। तो ये नॉर्मल जमीन थी, इसके अंदर इस तरह से होल करके यहाँ पर इन लोगों ने शाफ्टिंग की है, जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पे ये मेथड जो है वो रिस्की है, वेंटिलेशन का यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, लोग यहाँ पे काम करने आने के लिए राजी नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा होता है, लेकिन डेवलप कंट्रीज में कोई ऐसा काम करने के लिए राजी नहीं है। इवन जो सेवरल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, फ्यू ऑफ साउथ अमेरिका एंड एशिया, यहाँ पे 50% ऑफ अर्निंग जो है मिनरल से ही आती है, लेकिन काम अभी लोगों को ये करना पसंद नहीं है। आपने 80s और 90s की मूवीज में भी देखा होगा कि माइन इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, और इंडिया के अंदर भी आपको पता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल वर्क ऑफर्स यहाँ पे निकल के आते हैं। अमेरिका में जाइए, इतने पैसे कमाइए, ये करे वो करे, अपने इतना पैसा मिलेगा, रहना खाना पीना सब उन लोगों के ऊपर, फिर साल में 1-2 बार आना जाना भी उन लोगों के ऊपर, 1 महीने की छुट्टी, ये वो ठीक ठाक, ये सारी चीजें ही आपको माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर लेके जाती है। पॉइजनस गैसेस से लेके फायर, फ्लड और क्लेविंग इन लीड ऑफ फैटल एक्सीडेंट्स, सारी चीजें यहाँ पे काफी सारे खतरे हैं। ड्रिलिंग, होलेज, डिजाइन शिफ्ट्स, लिफ्ट्स और व्हीकल्स, इसके अंदर वर्कआउट करेंगे तो बहुत सारी तकलीफें होंगी, और जितना नीचे जाया करते हैं उतना ही खतरा बढ़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, वेंटिलेशन नहीं होती, बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। माइनिंग इंडस्ट्री जो है वो इस तरह से वर्क करती है। फिशरी की बात करते हैं। फिशरी जो है, फिशरी के रिसोर्स और फिशरी के इंडस्ट्री के बारे में, कि 3 बिलियन जो लोग हैं वर्ल्ड के अंदर, उनकी 20% जो प्रोटीन की मात्रा है फिशरी प्रोडक्ट से कंप्लीट होती है। इसको प्रेपरी भी बोलते हैं। यहाँ पे जो बैंक्स होती है, यानी कि जो रीजन है जहाँ पे, यानी कि जमीन से समुद्र जब स्टार्ट होता है, उससे 150 से 300 किलोमीटर के रीजन के अंदर फिशरी कैरी आउट होती है। डॉगर बैंक इन नॉर्थ सी, ग्रैंड एंड जॉर बैंक इन नॉर्थ अमेरिका, ये फेमस है। फिर काम वाटर जो फिश है वो ठंडे यानी कि शांत पानी के अंदर अपने अंडे देने आती है। फिर डाइसेक्ट कोस्ट, तो यहाँ पे डाइसेक्ट कोस्ट से एग्जांपल है योकोहामा इन जापान, बर्जन एंड थ्रोधाइम इन नॉर्वे, वैनकूवर इन कनाडा एंड फोरमोस्ट फिशिंग सेंटर्स ऑफ द फोरमोस्ट फिशिंग सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो सी कोस्ट है वहां से अलग अलग डायमेंशंस और स्मॉल चैनल्स पड़ते हैं जहाँ पे काम वाटर्स मिलता है। और मैंने आपको बताया कि काम वाटर्स के अंदर मछलियां जो है अपने अंडे देने के लिए आती है। डेप्थ वाटर, तो यहाँ पे 200 मीटर तक की गहराई तक फिशिंग करना अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट मिलती है। एब्सेंस ऑफ सेडिमेंट, तो यहाँ पे जहाँ पे लेस सेडिमेंट होंगे वहां पर फिशिंग पॉसिबल है। इसके अलावा द माउथ ऑफ रिवर, जहाँ पे नदी जो है समंदर से मिल रही है, वहां पे जो सॉल्टीनेस है पानी की वो कम होगी, तो यहाँ पे फिश जो अपने अंडे मुकने देने के लिए आएगी। फिर है प्लैंकटन, तो जो ऐसे छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं जो ओशियनिक करंट के कारण समंदर के किनारे तक पहुंचते हैं, तो ये फिशिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये जो है फिश का बेहतरीन फूड होता है। फिर है सैलिनिटी, यानी कि जो नमी पानी है उसके अंदर सोल्ट की मात्रा जहां ओछी कम होगी वहां पर फिश जो है वो अपने एग ज्यादा रखेगी, क्योंकि जो सैलिनिटी ज्यादा होगी तो एग जो है वो वैनिश होना शुरू कर देंगे। और जो क्लाइमेट, यानी कि 12 से 22 डिग्री तक का टेम्परेचर होगा तो क्लाइमेट है फिश के लिए एग यहाँ पे रखने का, बच्चे देने का अच्छा सा टेम्परेचर है। तो फिशिंग जो है इंडिया के अंदर 50% जो फिशरमैन है वो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के अंदर रहते हैं। और इसके अलावा कोचीन, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता है इसके अंदर सबसे बड़ी फिश मार्केट्स और फिश सेंटर्स है, जिसे इंडिया फिश एक्सपोर्ट भी करता है। तो इंडिया के अंदर फिशिंग सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई है, अच्छी डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो इंडिया के अंदर फिशिंग है उसके अंदर 3 प्रकार की खामियां हैं। रेगुलर कोस्ट लाइन नहीं है, काफ़ी फ्यू नेचुरल साइट से फिशिंग के लिए कोई डेवलप भी नहीं कर रहा है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जो हाई प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की अगर आप बात करते हो तो ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड से फिशिंग करोगे तो यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सरकार को इसको डेवलप करने की काफी ज्यादा जरूरत है। और नो रेफ्रिजरेशन और स्टोरेज फैसिलिटी, फिशिंग इज अ पेरिसेबल कमोडिटी एंड गेट्स स्पॉइल्स फास्टर इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। तो यहाँ पे इनको कोल्ड स्टोरेज करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो गवर्नमेंट को सब्सिडाइज रेट के ऊपर कोर्स डेवलप करके इन लोगों को देने चाहिए, ताकि जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसको डेवलप किया जा सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए हमारे साथ। हैव अ ग्रेट डे।